सोचिए, क्या एक गुलाम देश की अपनी कोई विदेश नीति हो सकती है? मतलब एक ऐसा देश जो खुद किसी और के कब्जे में हो, उसका दुनिया को देखने का अपना नजरिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच तो ये है कि आज़ादी से बहुत पहले ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने दुनिया को लेकर एक बहुत साफ और मजबूत सोच बना ली थी। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक उपनिवेश की, एक कॉलोनी की अपनी फॉरेन पॉलिसी आखिर हो कैसे सकती है? चलिए समझते हैं कि कैसे एक राष्ट्र ने आज़ाद होने से दशकों पहले ही दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। अपनी इस पड़ताल में हम 5 हिस्सों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे एक देश बनने से पहले ही उसकी नीति बन गई। फिर फासीवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को समझेंगे। इसके बाद दुनिया भर के दबे कुचले लोगों के साथ इसकी एकजुटता को जानेंगे। सोवियत संघ की पहेली को भी देखेंगे और आखिर में जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी थी, तब भारत के सामने क्या दुविधा थी, इस पर बात करेंगे। तो पहला सेक्शन है एक राष्ट्र से पहले एक नीति। बात है 1930 के दशक की। दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई थी। इसी माहौल में भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन सिर्फ अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो दुनिया को लेकर एक अपनी स्वतंत्र सोच भी बना रहा था। एक ऐसी सोच जो अंग्रेजों की सोच से बिल्कुल ही अलग थी। सेक्शन 2 फांसीवाद के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड। और इस नई सोच की सबसे पहली और सबसे मजबूत पहचान थी फांसीवाद का पुरजोर विरोध। जब यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी जैसी ताकतें अपना सिर उठा रही थीं, उस वक्त भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोरी बातें नहीं थीं, जमीन पर एक्शन भी था। स्पेन में कांग्रेस ने फाशीवादी फ्रैंको के खिलाफ लड़ रहे रिपब्लिकन्स का खुलकर साथ दिया। कमाल की बात तो ये है कि नेहरू 1938 में खुद बार्सिलोना के वॉर फ्रंट पर पहुंच गए। ठीक यही चीज चेकोस्लोवाकिया के मामले में हुई। जब जर्मनी ने उस पर आंखें दिखाईं, तो कांग्रेस ने इसकी जोरदार निंदा की। नेहरू ने तो जर्मनी जाने का सरकारी न्योता ठुकरा दिया और उसकी जगह प्राग चले गए। ये एक साफ संदेश था कि भारत किसके साथ खड़ा है। जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों में उस जुड़ाव की गहराई देखिए। वो कह रहे हैं, आज स्पेन में हमारी अपनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। उनके लिए ये किसी दूसरे देश का मामला नहीं था, ये इंसानियत की एक बड़ी लड़ाई थी और वो खुद को इसका हिस्सा मानते थे। और जब म्यूनिख समझौता हुआ तो नेहरू का गुस्सा इन शब्दों में फूट पड़ा। उन्होंने इसे चेकोस्लोवाकिया का बलात्कार कहा, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी की मदद की। उनकी नज़र में ये कोई कूटनीतिक चूक नहीं थी, ये पश्चिमी ताकतों का एक घिनौना धोखा था। नतीजा ये हुआ कि 1939 के त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश विदेश नीति से खुद को पूरी तरह अलग करते हैं। आरोप ये था कि अंग्रेज पर्दे के पीछे से फाशीवादी ताकतों की मदद कर रहे हैं। ये एक तरह से खुली बगावत थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, उत्पीड़ितों के साथ एकजुटता। ये भारतीय सोच का दूसरा बड़ा स्तंभ था, साम्राज्यवाद का विरोध। और ये सिर्फ भारत की अपनी आज़ादी तक की बात नहीं थी। भारतीय राष्ट्रवादी दुनिया में हर उस जगह आवाज उठा रहे थे जहां कोई देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चीन का उदाहरण देखिए। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया, तो कांग्रेस ने सिर्फ निंदा नहीं की, उन्होंने आम लोगों से जापानी सामान का बहिष्कार करने को कहा। 12 जून 1938 को पूरे भारत में चाइना डे मनाया गया। इतना ही नहीं, डॉक्टर एम अटल की अगुवाई में एक मेडिकल टीम भी चीन की मदद के लिए भेजी गई। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, ये असली मदद थी। फिलिस्तीन पर उनका रुख और भी गहरा था और थोड़ा पेचीदा भी। एक तरफ उन्हें यूरोप में यहूदियों पर हो रहे जुल्म से पूरी हमदर्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अरबों के संघर्ष के साथ भी मजबूती से खड़े थे। उनकी आलोचना इस बात पर थी कि ज़ायोनी नेता अपनी ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों की बंदूक का सहारा क्यों ले रहे हैं। महात्मा गांधी के इन शब्दों ने इस सोच को बिल्कुल साफ कर दिया था। उन्होंने कहा, गौरवशाली अरबों को कमज़ोर करना मानवता के खिलाफ एक अपराध होगा। उनका मानना था कि इसका हल अरब और यहूदी आपस में मिलकर निकालें, किसी तीसरी ताकत की दखलंदाजी के बिना। हमारा चौथा सेक्शन है सोवियत संघ की पहेली। ये एक ऐसी नई वर्ल्ड पावर थी जिसने भारतीय राष्ट्रवादियों को एक ही वक्त में अपनी तरफ खींचा भी और थोड़ा परेशान भी किया। यहाँ नेहरू और गांधी की सोच का फर्क बड़ा दिलचस्प है।
नेहरू के लिए सोवियत संघ साम्राज्यवाद और फासीवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। वो उसे एक उम्मीद की तरह देखते थे। वहीं गांधी निजी संपत्ति को खत्म करने के बोल्शेविक विचार की तो तारीफ करते थे, लेकिन इस काम के लिए जो हिंसा अपनाई गई वो उसके सख्त खिलाफ थे। तो एक का नजरिया रणनीतिक था और दूसरे का पूरी तरह से नैतिक। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, युद्ध के मुहाने पर। यहाँ आकर इन सारे सिद्धांतों की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला था और भारत को एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना था। और यहीं पर राष्ट्रवादी आंदोलन एक जबरदस्त धर्म संकट में फंस गया। दुविधा ये थी, एक तरफ तो वो फासीवाद से सख्त नफरत करते थे और उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो उसी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कैसे लड़ें जिसने उन्हें खुद गुलाम बना रखा था। इस दुविधा से निकलने के लिए कांग्रेस ने एक बहुत ही साफ और सूझबूझ भरा रास्ता निकाला। उन्होंने अंग्रेजों के सामने 3 सीधी सीधी शर्तें रखीं। पहली, हम फासीवाद के पूरी तरह खिलाफ हैं। दूसरी, हम तुम्हारे साम्राज्य को बचाने के लिए कतई नहीं लड़ेंगे। और तीसरी, हाँ, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हैं, लेकिन तभी जब भारत को एक आज़ाद और बराबर का साथी माना जाए। अप्रैल 1939 में नेहरू के ये शब्द पूरी कहानी बयां कर देते हैं। हम साम्राज्य की रक्षा में अपने संसाधन नहीं झोंकेंगे, लेकिन हम उन्हीं संसाधनों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुशी खुशी दे देंगे, एक आज़ाद भारत के लोकतंत्र के लिए। तो सवाल यही बचता है, 1947 से पहले का ये जो संतुलन था, फासीवाद का विरोध और साम्राज्यवाद का विरोध, इसने आज के भारत की विदेश नीति की नींव कैसे रखी? इन सिद्धांतों की गूंज आज भी दुनिया के मंच पर भारत के हर कदम में सुनाई देती है। इस पर जरूर सोचिएगा।